हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज से हम लोग बिहार दरोगा का ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट को देखेंगे फ्रेंड्स। जहां पे हम लोग जाते हैं वहां पे इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है। पूरा 100 क्वेश्चन का सेट रहता है फ्रेंड्स। उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और बस आपको सुनना है और देखना है इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको आता है क्वेश्चन और कौन कौन से नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। ऑप्शन था कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद। इनमें से कौन सा किसी देश की राजधानी नहीं है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिडनी। सिडनी राजधानी नहीं है। बाकी कैनबरा है, वेलिंगटन है, रियाद भी राजधानी है, लेकिन सिडनी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और वेलिंगटन न्यूजीलैंड का है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। लेकिन सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। याद रखिएगा, सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और विश्व की सबसे बड़ी दक्षिणी राजधानी वेलिंगटन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों में गन्ना का सबसे ज़्यादा पैदा होता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। और अगर इस तरह से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा गन्ना का पैदावार होता है यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र में और उसके बाद होता है कर्नाटक में। तो इस तरह से आपको पूछा जाता है, मिलाने के लिए दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा गन्ना यूपी में होता है, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में। यूपी और महाराष्ट्र 1-2 नंबर पर आते जाते रहता है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, सभी क्रांति को मिला देते हैं तो कौन सा क्रांति बनता है? इंद्रधनुषी क्रांति बनता है। तो याद रखिएगा, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिए सभी से है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति सभी से है। अगला प्रश्न है, एक लड़का सड़क पर जा रहा था, जब अचानक बादलों में गड़गड़ाहट हुई तो उसे अपने आप को बिजली से गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो याद रखिएगा, उसको धरती पर नीचे अकड़ू बैठ जाना चाहिए था। यह आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। शिशिर कुमार घोष और मनमोहन घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किया गया था। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। गीता माता की रचना किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। गीता माता की रचना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। मीरात उल अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। मीरात उल अखबार फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशन किया गया था। और कर्मयोग के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसे रद्द कर बंगाल का बंटवारा कब हुआ था? तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में से वापसी पर इसमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी को प्रसिद्धि मिला था चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में जो हुआ था, उससे महात्मा गांधी को प्रसिद्धि मिला था। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1906 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में किया था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, कैगा क्या है? तो याद रखिएगा, कैगा कर्नाटक में मंगलौर के निकट और यहाँ का न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। कैगा क्या है? एक न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है जो कर्नाटक के मंगलौर के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? इनमें से कौन सा आदिवासी समूह निग्रिटो प्रजाति का था? याद रखिएगा, सेमांग मलेशिया वाला ये निग्रिटो प्रजाति का है। मसाई जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा, केन्या में। किर्गिज मध्य एशिया में पाया जाता है। और बद्दू जनजाति अरब प्रायद्वीप में पाया जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है कि निग्रिटो प्रजाति का है सेमांग कहाँ पाया जाता है? सेमांग जनजाति मलेशिया में पाया जाता है। मसाई जनजाति केन्या में पाया जाता है। किर्गिज मध्य एशिया में और बद्दू जनजाति अरब प्रायद्वीप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? आंसर है ब्राजील में। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन ब्राजील में होता है। सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, वेनेजुएला में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन से देश द्विदलीय पद्धति है? कौन से देश में द्विदल
वाला पद्धति है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में सिर्फ दो दल है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दो दल वाला पद्धति यहाँ प्रचलित है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, एक सेल का ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? सदिश राशि होता है या अदिश राशि? तो याद रखिएगा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक अदिश राशि होता है। कहवा बागान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ब्राजील में कहवा बागान को फैजेंडा कहा जाता है। कहवा बागान को ब्राजील में फैजेंडा कहा जाता है। और कोलंबिया के बागान को फिंका कहा जाता है। कोलंबिया के बागान को फिंका कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको आप बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या है? तो याद रखिएगा वर्ग 1 के तत्व को क्षार धातु है। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या है? तो याद रखिएगा क्षार धातुएं हैं। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो याद रखिएगा कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो याद रखिएगा कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? तो याद रखिएगा ब्रोंकाइटिस जिससे सांस लेने में तकलीफ होता है स्मॉग के कारण होता है। ब्रोंकाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा फेफड़ा प्रभावित होता है। ब्रोंकाइटिस से फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, मानव कान का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला भाग कौन सा है? तो याद रखिएगा कर्णावर्त है। मानव कान का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नल में कौन परिवर्तित करता है? कर्णावर्त करता है। सबसे बाहरी भाग जो कान का होता है उसको मेलियस बोलते हैं, मध्य भाग इनकस होता है और आंतरिक भाग स्टेपिज होता है। कान का 3 भाग होता है ना, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। सबसे बाहरी भाग मेलियस और सब मध्य वाला इनकस और बाहरी वाला आंतरिक वाला होता है स्टेपिज होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय व्यवस्था की स्थापना हुआ था, संघ में द्वैत शासन की व्यवस्था हुआ था और संघीय न्यायालय की स्थापना भी दिल्ली में 1937 ईस्वी में किया गया था, जिसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस गैब्रियल थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, मिलान करिए। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा संचालन समिति के अध्यक्ष और नियम समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। झंडा समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल 1931 ईस्वी में। ढांचा मसौदा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित किया था? आंसर ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। कनाडा के द्वारा विश्व महासागर दिवस की अवधारणा पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पेश किया गया था। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से संबंधित नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर बी और डी का संबंध अनुच्छेद 3 से नहीं है। नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 में है और राज्यों का आपसी विवाद ये भी अनुच्छेद 3 का से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 3 से संबंधित है नए राज्यों का निर्माण और राज्यों के नाम में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। कर्नाटका और केरल के तट का नाम है मालाबार तट। उत्तरी सरकार किसके तट को कहते हैं? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार कहा जाता है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है और वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के तट को बैगा तट कहा जाता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बैगा तट पश्चिम बंगाल के तट को कहा जाता है। उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश के तट को कहा जाता है। कर्नाटक और केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है और गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है। गुजरात के तट को क्या कहा जाता है? काठियावाड़ तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा राज्य है भारत का राजस्थान, 2 नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, 3 नंबर पर महाराष्ट्र आता है। क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाता है वह कौन कौन का है? सरहुल त्यौहार मनाया जाता है मुंडा, हो, उराव और भूमिज के द्वारा। सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। कौन कौन से जनजाति मनाता है सरहुल त्यौहार? तो याद रखिएगा मुंडा जनजाति, हो जनजाति, भूमि जनजाति और ओरांव जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है और 2 नंबर पे गोंड है और 3 नंबर पे संथाल जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति भील है।
उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मिलान करिए। तो कटक जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा कटक जो है महानदी के किनारे स्थित है। कटक जो है महानदी के किनारे स्थित है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मिलान करिए, इसको भी मिलान कर दीजिए। इडुक्की जो है पेरियार नदी के किनारे स्थित है। इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी पर। और पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा पोचमपात, डी का 1 हो जाएगा। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, पोचमपात गोदावरी नदी, पोचमपात गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? क्षुद्रग्रह। क्षुद्रग्रह कहाँ स्थित है ये भी पूछा जाता है उलटकर। तो क्षुद्रग्रह रहता है मंगल और बृहस्पति के बीच में। निम्न में किसके बीच की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। तांबा और तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। सल्फर का पाउडर और तनु हाइड्रोलिक अम्ल का अभिक्रिया होगा तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। अगला प्रश्न है लोला की कालावधि किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा लोला की जो कालावधि है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है निम्न में किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा चुंबकीय पत्थर में चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है। एक समतल दर्पण की शक्ति होती है, एक समतल दर्पण की शक्ति 0 होती है। एक समतल दर्पण की शक्ति कितनी होती है? तो याद रखिएगा 0 होती है। परमाणु जिसमें प्रोटोनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाती है। समस्थानिक किसको कहा जाता है? जिसमें प्रोटोन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। पेड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो याद रखिएगा पेड्रोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं। पेड्रोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे रोज़ बिहार दरोगा का सेट इसी प्रकार से हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं? तो याद रखिएगा रेशम का कीड़ा अपने वाणिज्यिक किस चरण में करता है? तो याद रखिएगा प्यूपा में, कोशित में। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं? तो याद रखिएगा प्यूपा में। अगला प्रश्न है विटामिन और उसका रासायनिक नाम दिया है, मिलान करिए। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 का क्या नाम है? तो याद रखिएगा पेरोडोक्साइन है। विटामिन B12 का है साइनोकोबालामिन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है? तो याद रखिएगा CO, कैल्शियम ऑक्साइड। CO उदासीन होता है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। याद रखिएगा अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। वायु में प्रतिरोध को नगण्य मान लेने पर लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? पृथ्वी पर दोनों एक समय पर गिरेगी। याद रखिएगा वायु में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय पर गिरेगी। अगला प्रश्न है जल का अधिकतम घनत्व कितना पर होता है? तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 273 + 4 यानी 277 केल्विन पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर होता है। सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है बजटीय घाटा। सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को बजटीय घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत है भूमि एवं मनोरंजन कर। राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत है भूमि एवं मनोरंजन कर। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत रहा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ माफ़ करिएगा और सही आंसर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर 2005 ईस्वी में पी चिदम्बरम के द्वारा आउटकम बजट को भारत में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। आउटकम बजट को पहली बार 2005 ईस्वी में पी चिदम्बरम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जीरो बेस्ड बजट किसकी देन है? तो याद रखिएगा अमेरिका की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा असत्य कथन है?
MS स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से बिल्कुल सही है। राज्य समिति का संबंध कृषि जोत पर कर से बिल्कुल सही है। वर्गीज कुरियन का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ये भी सही है। मोरारजी देसाई का संबंध कराधान से नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखते हैं हम लोग। ये राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का कार्यकाल 5 साल का नहीं 6 साल का होता है, ये सही है। ये गलत है, इसलिए सही है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल का नहीं होता है, 6 साल का होता है। राज्यसभा का प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का न्यूनतम आयु 30 साल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग की वैधता का निपटारा करना। चुनाव आयोग का संबंध इससे नहीं है। चुनाव आयोग की वैधता का निपटारा करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करता है, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करता है, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराता है, ये सब चुनाव आयोग का काम है। लेकिन चुनाव की वैधता का निपटारा करना है चुनाव आयोग का काम नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन सा तत्व नहीं लिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से, और संसदीय सरकार भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पत्तों में लाल रंग, नारंगी रंग और पीले रंग किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा जो पत्ता का रंग होता है लाल, नारंगी और पीला, ये कैरोटीनाइड के कारण होता है। अगला प्रश्न है, ऑर्थोपोडा समूह के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है तिलचट्टा, झींगा, मछली, ये सब ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। जोंक और केचुआ आता है एनिलीडा के अंतर्गत। जोंक और केचुआ किस समूह के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा एनिलीडा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद बराबर द्रव्यमान के 2 पिंडों को h और 4h ऊंचाई पर रखा गया है, उसकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, तो ये निकाल लीजिएगा mgh से। इसका आंसर हो जाएगा 1:4। ध्वनि तरंगे क्या है, ये ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगे ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। अगला प्रश्न है, ये मैथ का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा इसको आप। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित ज्ञान मिलता है। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद में बलिदान विधि है, यजुर्वेद में बलिदान विधि। और सामवेद में क्या मिलता है, तो याद रखिएगा सामवेद से संगीत। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है पूर्णतः सोम और इस पे पर नामकृत देवता को समर्पित है। याद रखिएगा ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। संगम साहित्य में तोल्कापियम एक ग्रंथ है, तो याद रखिएगा संगम साहित्य का तोल्कापियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। तोल्कापियम के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा तोल्कापियम के लेखक थे तोल्कापियर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। टाइम एंड वर्ड का क्वेश्चन है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बना लीजिएगा। मलिक कफूर कौन था, तो याद रखिएगा मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी विजय का सेनापति था। मलिक कफूर कौन था, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी विजय का सेनापति था। मलिक कफूर को कौन खरीदा था, तो याद रखिएगा नुसरत खान खरीदा था गुजरात अभियान के दौरान। मलिक कफूर को कौन खरीदा था, नुसरत खान गुजरात अभियान के दौरान खरीदा था। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिणी विजय का सेनापति था। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, तो याद रखिएगा दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमण को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले तो चंगेज़ खान किया था, उसके बाद किया था तैमूर, ये ऑप्शन 4 होगा। चंगेज़ खान के बाद कौन किया था, तैमूर आया था। तैमूर के बाद आया था अहमद शाह अब्दाली, नहीं, तैमूर के बाद आया था नादिर शाह। तैमूर के बाद कौन आया था, नादिर शाह। उसके बाद आया था अहमद शाह अब्दाली। सबसे पहले तैमूर, फिर
सबसे पहले चंगेज़ खान, फिर तैमूर, फिर नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली आया था। 2 4 3 1। अगला प्रश्न है, मैथ का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 2000 रुपये की राशि इतना के साधारण ब्याज वाला है, कर लीजिएगा। ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा 740 रुपया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसीराम ने किया था। तो याद रखिएगा, आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसका स्थापना नहीं किया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। निम्न में थे किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम आर्कटिक का शोध केंद्र है, इसको दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन से विधि का उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा। पृथ्वी का, चट्टान का, इस सब का आयु ज्ञात करते हैं यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। और जीवाश्मों का आयु ज्ञात करते हैं, पेड़ पौधों का आयु ज्ञात करते हैं कार्बन डेंटिंग के विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो याद रखिएगा, महासागर में जो ज्वार भाटा आता है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से आता है। महासागर में ज्वार भाटा जो आता है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से आता है। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है? तो याद रखिए, व्यापारिक पवनें चलती है उपोष्ण उच्च दाब से। व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है? तो शीत ऋतु में वर्षा। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? शीत ऋतु में वर्षा है। अगला प्रश्न तरवा है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। साधारण ब्याज वाला है, चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर इसको निकालना है, कर लीजिएगा। आंसर होगा 1952 रुपया। वर्तमान बिहार में विधान परिषद और लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा, बिहार में विधानसभा में वर्तमान में 75 सीट है और लोकसभा में 40 सीट है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। निम्न में किसने सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था बर्नार्ड बारूच ने। शीत युद्ध का सबसे पहले प्रयोग किया था बर्नार्ड बारूच ने। निम्न में किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य निम्न में कौन थी? तो याद रखिएगा, नीता अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य निम्न में कौन बनी है? तो याद रखिएगा, नीता अंबानी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सत्य है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी फ्यूरी। ये सही है, बाकी सब गलत है। सुटेबल बॉय के लेखक है विक्रम सेठ और स्टेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक है कपिल देव। स्टेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कपिल देव हैं और मदर टेरेसा के लेखक है नवीन चावला। निम्न में किस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना शुरू किया गया था? खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना शुरू किया गया था 1994 ईस्वी में। निम्न में किस वर्ष राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय सौर मिशन पूछेगा तो बोलिएगा 2010 में। राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 में, अंतर्राष्ट्रीय सौर मिशन 2015 में। राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 में, अंतर्राष्ट्रीय सौर मिशन 2015 में। उसके बाद अगला है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, जैव सुरक्षा समझौता से। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा समझौता से। कब आया था कार्टेजेना? कार्टेजेना प्रोटोकॉल को अंगीकृत किया गया था 2000 ईस्वी में और लागू हुआ था कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2003 ईस्वी में। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, जैव सुरक्षा समझौता से 2000 में अंगीकृत, 2003 में लागू, पेरिस में। फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है सत्येंद्र नाथ बोस को। फादर ऑफ गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ बोस को कहा जाता है। मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की प्रथम अवस्था में किसका अस्तित्व बना रहेगा? तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन का अस्तित्व बना रहेगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की प्रथम अवस्था में किसका अस्तित्व बना रहेगा? श्रम विभाजन का अस्तित्व बना रहेगा। दुर्खिम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना है? तो याद रखिएगा, दुर्खिम ने आत्महत्या को सामान्य माना है। निम्न में किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है? तो याद रखिएगा, मैक्स वेबर ने। जाति प्रथा की उत्पत्ति
का सिद्धांत धर्म को किसने माना है? मैक्स वेबर ने माना है। क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हरारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा सौराष्ट्र ने जीता है। विजय हरारे ट्रॉफी 2022 वाला कौन जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक को। फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है कर्नाटक को। नगोया जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध था। नगोया जैव विविधता के लिए नगोया, जिसको अंगीकृत किया गया था 2010 में और लागू हुआ था 2014 में। क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 ईस्वी में, अंगीकृत हुआ था और 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका में। आईसीसी T20 विश्व कप महिला वाला कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया था 2016 ईस्वी में। प्रधानमंत्री फसल बीमा 2016 ईस्वी में, और सिर्फ फसल बीमा योजना रहेगा तो ये आया था 1985 ईस्वी में। फसल बीमा योजना रहेगा, बस फसल बीमा योजना तो 1985 और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 ईस्वी में। उसके बाद बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो याद रखिएगा बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2040 ईस्वी तक। रेलवे बोला है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा 2030 तक, और भारत सरकार बोला है शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा 2070 तक। विजन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो याद रखिएगा हरमनप्रीत कौर। विजन क्रिकेटर ऑफ ईयर में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है हरमनप्रीत कौर। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा पापुआ न्यू गिनिया और फिजी दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा राज सुब्रमण्यम को। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम को। वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है? तो याद रखिएगा अमिताभ कांत। 2023 वाला G20 जो भारत में हुआ है उसके भारतीय शेरपा कौन बने हैं? अमिताभ कांत बने हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को। और बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है ऑस्टिन बटलर को। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में होगा और 2023 में हिरोशिमा जापान में हुआ है। क्वाड का 2023 में सम्मेलन कहाँ हुआ है? हिरोशिमा जापान में, और 2024 में भारत में होगा। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो याद रखिएगा राजकुमार राव। 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो याद रखिएगा चेन्नई सुपर किंग्स ने 16वां IPL में किसको हराया था? गुजरात टाइटंस को हराया था। रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण वाघोल। रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन है? नारायण वाघोल है। त्रिपुरा के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। त्रिपुरा के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली बने हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अजय यादव को। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अजय यादव बने हैं। मणिपुर हिंसा की जांच के हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? अजय लांबा होंगे। अगला प्रश्न है, बिग बॉस रियलिटी शो 2023 का विजेता 14 अगस्त 2023 को कौन बना है? तो याद रखिएगा बिग बॉस 2023 वाला कौन जीता है? एल्विस यादव। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो याद रखिएगा अहमदनगर महाराष्ट्र वाला का नाम बदलकर कर दिया है अहिल्याबाई होलकर नगर। और महाराष्ट्र का औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? संभाजी नगर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा बिहार दरोगा का ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट। अगर इसी तरह से आपको डिस्कस करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।